कैसे हैं आप। मैं आपके दोस्त और होस्ट शिल्पी एक बार फिर से आपके लिए हाजिर हूँ कंप्यूटर के कुछ टॉप 30 एमसीक्यूज़ की मॉक टेस्ट सीरीज़ के साथ। जैसे कि मैं पिछले तीन चार दिन से आपके लिए मॉक टेस्ट की सीरीज़ लेके आ रही हूँ और ये स्पेशली यूपी जूनियर असिस्टेंट के एस्पिरेंट्स के कैंडिडेट्स के लिए है। बट ये केवल यूपी के लिए नहीं, बल्कि अगर आप यूपीपीसीएल, एसएससी या ट्रिपल एससी अगर कोई भी एग्ज़ाम ऐसा देने जा रहे हैं बैंक का, तो आपके लिए भी ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यूपी जूनियर असिस्टेंट के एस्पिरेंट्स अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि आपके लिए मॉक टेस्ट शुरू होने वाला है कंप्यूटर का टॉप 30 एमसीक्यूज़ के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस श्रेणी की फाइलें आमतौर पर ईमेल अटैचमेंट के रूप में भेजने की अनुमति नहीं है। मीन्स वो कौन सी फाइलें हैं जो आप ईमेल के साथ अटैचमेंट के रूप में नहीं भेज सकते। तो वह आपकी .exe या बीन्स फाइल। .exe या जो बीन्स फाइलें होती हैं उन्हें ईमेल अटैचमेंट के रूप में भेजने की अनुमति नहीं होती है। अब आप कहेंगे ये ईमेल और ये अटैचमेंट्स ये सब क्या है। तो ये सब देखने के लिए आपको मेरी लास्ट वीडियोस देखनी पड़ेंगी, क्योंकि लास्ट वीडियोस में ईमेल के बारे में, अटैचमेंट के बारे में फुल डिटेल में मैंने समझाया हुआ है। तो आप वो वीडियो पहले देख लीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ईमेल भेजने के दौरान जो BCC है विकल्प, उसका अर्थ क्या होता है। तो उसका अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BCC की फुल फॉर्म क्या होती है। अगर आप ईमेल भेजते हैं तो BCC की फुल फॉर्म क्या होती है। तो BCC की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब BCC के बारे में भी मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में डिटेल में समझा रखा है, आप मेरी वो वीडियो जाकर देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ईमेल भेजने के लिए क्या आवश्यक है। अगर आप कोई ईमेल भेजते हैं तो उसके लिए क्या आवश्यक है। उसके लिए आपकी ईमेल आईडी बनना आवश्यक है। ईमेल आईडी का जो ईमेल का आपका पूरा नाम क्या होता है। तो ईमेल का आपका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है आपका ईमेल का पूरा नाम। ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। जो चिट्ठी द्वारा जैसे पुराने ज़माने में चिट्ठी भेजी जाती थी तो वो डाक से भेजी जाती थी, पर ये चिट्ठी भेजने का ये आधुनिकतम रूप है, एक आधुनिक माध्यम है ईमेल। ईमेल भेजने के लिए जो ईमेल भेज रहा है, जो सेंडर है, जो ईमेल भेज रहा है, उसके पास अपनी ईमेल आईडी होना आवश्यक है। बल्कि केवल भेजने वाले के पास नहीं, जो प्राप्त कर रहा है ईमेल, जो ईमेल रिसीव कर रहा है, उसके पास भी, दोनों के पास ईमेल आईडी होना आवश्यक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ईमेल आईडी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। IRC का क्या तात्पर्य है। मीन्स IRC की फुल फॉर्म आपकी क्या होती है। तो IRC की फुल फॉर्म होती है आपकी इंटरनेट रिले चैट। इंटरनेट रिले चैट क्या होती है। इंटरनेट रिले चैट क्या है। इंटरनेट रिले चैट एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल के तरह ही है। इंटरनेट रिले चैट क्या है। इंटरनेट रिले चैट आपकी एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। ये लीजिए आपका इसमें से एक और क्वेश्चन आपके लिए तैयार हो गया है कि इंटरनेट रिले चैट क्या है। तो इंटरनेट रिले चैट एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो लिखित रूप से संप्रेषण मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन की सुविधा उपलब्ध कराता है। यह चैट और यह किस पर आधारित होता है। यह चैट प्रक्रिया आपकी सर्वर नेटवर्किंग मॉडल पर आधारित होती है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, इंटरनेट रिले चैट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टेलनेट जो है सर्विस इनेबल्स एन इंटरनेट यूज़र फॉर। टेलनेट सेवा एक इंटरनेट उपयोगकर्ता को सक्षम करती है। टेलनेट का काम क्या होता है। टेलनेट का काम होता है रिमोट लॉगिन करना। टेलनेट सेवा किसी स्थानीय कंप्यूटर द्वारा जो टेलनेट होता है वो क्या सेवा करता है। किसी स्थानीय जो कंप्यूटर होता है वो इंटरनेट से जुड़कर, टेलनेट क्या होता है, किसी
पास के कंप्यूटर से किसी पास के कंप्यूटर से जुड़कर किसी दूसरे कंप्यूटर पर दूर कंप्यूटर पर डेटा, सूचना और संसाधनों का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करता है। मीन्स आप अपने पास के कंप्यूटर से ही किसी और के कंप्यूटर का डेटा उस कंप्यूटर का डेटा है, सूचना है या संसाधन है, वो आप अपने कंप्यूटर पर उपलब्ध करा सकते हैं टेलनेट द्वारा। तो ये जिसे हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं हम रिमोट लॉगिन। तो टेलनेट क्या करता है, टेलनेट रिमोट लॉगिन करता है, लॉगिन प्रक्रिया करता है। वो प्रक्रिया क्या होती है, किसी पास के कंप्यूटर में दूरस्थ कंप्यूटर का डेटा, सूचना और संसाधनों का उपयोग करना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रिमोट लॉगिन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टेलनेट का क्या तात्पर्य है? टेलनेट का तात्पर्य है टैली टाइप नेटवर्क। टेलनेट का तात्पर्य क्या है? टैली टाइप नेटवर्क। टैली टाइप नेटवर्क एक कमांड होता है, ये कमांड होता है। टैली टाइप नेटवर्क क्या होता है? टैली टाइप नेटवर्क एक कमांड होता है जो टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल की मदद से रिमोट कंप्यूटर को एक्सेस करती है। किसकी मदद से? टीसीपी और आईपी। मीन्स जो आपका टैली टाइप नेटवर्क है वो किसकी मदद से कंप्यूटर को एक्सेस करता है? टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल की मदद से रिमोट कंप्यूटर को एक्सेस करती है। इसकी मदद से जो रिमोट होता है वो होस्ट को कनेक्ट कर सकते हैं। यह कमांड एक प्रोटोकॉल टूल है। जो ये टैली टाइप नेटवर्क है, ये क्या है? ये एक प्रोटोकॉल टूल है जिसकी मदद से रिमोट सर्वर को नियंत्रित किया जाता है। टेलनेट का जो उपयोग होता है वो टेलनेट का जो उपयोग करते हैं वो कौन करते हैं? वो आपके प्रोग्रामर करते हैं। प्रोग्रामर मीन्स जो आपका सी लैंग्वेज, जो आपको सी लैंग्वेज के जो प्रोग्रामर होते हैं, जावा के जो प्रोग्रामर होते हैं, वो टेलनेट का यूज़ करते हैं। जिन्हें वो क्यों यूज़ करते हैं? मान लो उन्हें किसी और कंप्यूटर पर कार्य करना होता है, पर वो बैठे बैठे अपने जो होस्ट कंप्यूटर हैं वहाँ भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, टैली टाइप नेटवर्क। ऑप्शन सी, टैली टाइप नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड टू प्रोवाइड रिमोट एक्सेस टू सर्वर्स एंड नेटवर्किंग डिवाइस? तो वो कौन सी है आपकी? निम्नलिखित में से वो कौन है का प्रयोग सर्वरों और नेटवर्किंग युक्तियों को सुदूर अभिगमन देने के लिए किया जाता है? अगर हम दूर बैठा किसी सर्वर को या किसी नेटवर्किंग डिवाइस को अगर हम यहीं बैठे बैठे एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें कौन सी डिवाइस का प्रयोग करना पड़ेगा? हमें प्रयोग करना पड़ेगा टेलनेट का। जो हम टेलनेट प्रोग्राम का प्रयोग कर हम किसी दूसरे कंप्यूटर को जोड़कर ऐसे कार्य कर सकते हैं जैसे हम उसके कीबोर्ड पर ही बैठे हैं। हम उसके प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हैं, किसी दूर बैठे किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम को हम अपने कंप्यूटर द्वारा दूर स्थित कंप्यूटर पर कार्य कर सकते हैं। हम अपने ही कंप्यूटर वो कार्य कर सकते हैं जो किसी दूर बैठे हम कंप्यूटर पर कार्य कर रहे हों। इसे क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? अभी बताया था। इसे क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं हम रिमोट लॉगिन। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, टेलनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी सेवा इंटरनेट प्रयोक्ताओं के एक समूह को किसी सामान्य विषय पर अपने विचारों का आदान प्रदान करने की सुविधा देती है? वो होती है यूजनेट। यूजनेट क्या है? यूजनेट क्या है? अब यूजनेट है आपकी एक यूज़र नेटवर्क का एक छोटा रूप है यूजनेट। यूजनेट में क्या हो जाता है? यह यूजनेट एक ऐसी अरेंजमेंट है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम कई वेबसाइटों को एक साथ जोड़ देते हैं। इसमें हम यूजनेट में हम क्या करते हैं? यूजनेट में हम बहुत सारी वेबसाइट्स को एक साथ जोड़ देते हैं और इसको कैसे कार्य किया जाता है? इसको कार्य किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्कशन फॉर्म। मीन्स हम बहुत सारे वेबसाइट को एक साथ जोड़ देते हैं और एक बहुत इलेक्ट्रॉनिक डिस्कशन फॉर्म। मीन्स मान लो जैसे बहुत सारी वेबसाइट आपस में डिस्कस कर रही हैं कुछ, तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्कशन फॉर्म के रूप में कार्य किया जाता है। किससे? यूजनेट से। इसमें जो एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्कशन फॉर्म है, इसमें यूज़र अपना किसी भी टॉपिक पर अपना विचार देते हैं या दूसरों के विचारों को पढ़ते हैं या उसमें कमेंट करते हैं। किसमें? इलेक्ट्रॉनिक डिस्कशन फॉर्म में।
अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, यूज़नेट और टेलनेट में? यूज़नेट में जो यूज़नेट में जो है, टेलनेट में क्या है? टेलनेट में आपका बाई डायरेक्शनल टेक्स्ट ओरिएंटेड संप्रेषण संभव बनाता है। मीन्स आपका जो बाई डायरेक्शनल ओरिएंटेड मीन्स आप उसके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, उसके कमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, पर आप उसे पढ़ नहीं सकते, आप उसे चला नहीं सकते। और वीकनेट क्या है, निकनेट क्या है? नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर नेटवर्क क्या है? ये सभी भारत के प्रत्येक हिस्से को जोड़ता है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यूज़नेट, जो बहुत सारे देश भर के बहुत सारे समूह को एक साथ जोड़ता है, एक सामान्य विषय पर जोड़ता है और आपस में आदान प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध कराता है। तो वो कौन है? वो आपका यूज़नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज़नेट सर्विस इनेबल्स अ ग्रुप ऑफ इंटरनेट यूज़र्स। जो इंटरनेट यूज़र्स के समूह के लिए यूज़नेट जो सर्विस करता है वो किस में सक्षम है? वो आपका सक्षम है टू एक्सचेंज व्यूज़, इंफॉर्मेशन, सब कॉमन टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट। दिलचस्प या रुचि के कुछ सामान्य विषय पर विचारों, सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए। मीन्स अगर आप किसी कॉमन टॉपिक पर अपने व्यूज़ और इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करना चाहते हैं तो आप वो कौन कराता है? वो आपका यूज़नेट ये सुविधा उपलब्ध कराता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, टू एक्सचेंज व्यूज़ इंफॉर्मेशन ऑन सम कॉमन टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द प्रोसेस ऑफ पब्लिशिंग ओरिजिनल कंटेंट ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड। अगर आप इंटरनेट पर किसी ओरिजिनल मूल सामग्री को प्रकाशित करना चाहते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को कहते हैं वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग क्या होती है? मान लो आपने किसी वेबसाइट पर आपने कोई वेबसाइट बनाई है और उस वेबसाइट पर आप कुछ जो होस्ट है, जो बनाने वाला है, होस्ट सर्वर पर कुछ अपलोड करता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को कहते हैं वेब पब्लिशिंग। वेबसाइट तैयार करके अगर वेबसाइट तैयार करके उस पर कुछ डालना, ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है जो कई चरणों में पूरी होती है। मीन्स ये ऐसा नहीं है कि आपने कोई वेबसाइट डाल दी और आपने सर्वर पे अपलोड कर दी बस छुट्टी। ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। इसका क्या है? जैसे आपने मान लो किसी DNS का रजिस्ट्रेशन कराया है या वेब होस्टिंग आपको करनी पड़ेगी, आपको पहले DNS रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, वेब होस्टिंग करनी पड़ेगी, वेबसाइट डिज़ाइन करनी पड़ेगी, उसका डेवलपमेंट करना पड़ेगा, उसका प्रचार, उसका प्रमोशन करना पड़ेगा, उसका रखरखाव, उसका मेंटेनेंस रखना पड़ेगा। ये बहुत सारे स्टेप्स हैं वेबसाइट बनाने के और वेबसाइट बनाने के और उसे सर्वर पर अपलोड करने के। ये मुझे पूरा आता है। अगर आपको वेबसाइट बनाने के या उसके पब्लिश करने के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट कर सकते हैं। हमें ये प्रक्रिया जाननी है, मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बता दूँगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वेब पब्लिशिंग। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। http://www.rediff.com ये क्या है? ये एक वेबसाइट ही है, एक वेबसाइट है। वेबसाइट क्या है? वेबसाइट क्या है? वेबसाइट इंटरनेट का एक वो हिस्सा है, एक वो जगह है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्थान कोई भी व्यक्ति या संस्थान है, कोई भी अपनी उससे संबंधित सूचना को स्थापित करता है। मीन्स अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो आप अपनी सूचनाओं को, अपनी संबंधित सूचनाओं को उस पर डालेंगे वेबसाइट पर। और प्रत्येक वेबसाइट क्या है? उसका एक एड्रेस होता है। हर वेबसाइट का एक वेब एड्रेस होता है जिसे क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं URL। जिसे क्या कहते हैं? URL। URL की फुल फॉर्म क्या होती है? URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स। URL की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये एक एड्रेस होता है। हर वेबसाइट का एक वेब एड्रेस होता है जिसे क्या कहते हैं? जिसे URL कहते हैं। URL की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
और जो प्रत्येक URL है उसका HTTP और उसका प्रत्येक जो URL है वो कैसा होता है। मान लो आपने URL बना लिया है तो ये HTTP www.mci.rnet कुछ भी कर देते हैं .in, ये आपकी URL का फॉर्म कुछ ऐसा होता है। HTTP हाइपरटेक्स्ट क्या होता है। HTTP हाइपरटेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एक आपकी और एक नया क्वेश्चन बन चुका है इसमें कि HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मैंने कहा इसके बारे में मुझे पूरी नॉलेज है। अगर आपको इस नॉलेज को चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पर या मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर लिखकर मुझे बता सकते हैं। तो HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। www वेब सेवा है और शेष पता है। जो www है वो आपका वेब सेवा है और शेष आपका पता है। एक वेबसाइट है, ये एक वेबसाइट है। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए वेबसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। HTTP www.preamble.com में HTTP चिन्हित अंश क्या है। ये क्या है। ये एक पूर्व संधि है। पूर्व संधि क्या होती है। HTTP चिन्हित अंश पूर्व संधि है। ये एक HTTP हाइपर टेक्स्ट जो ट्रांसफर प्रोटोकॉल है में ऐसे नियम या विधियां हैं जो कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल में कि HTTP लगाना आपको आवश्यक होता है। वेब सर्वर से डेटा अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आपको वेब सर्वर से डेटा प्राप्त करना है तो आपको ये HTTP प्रोटोकॉल का होना आवश्यक होता है। अन्य प्रकार के सर्वर के लिए अलग प्रयोग होता है। जैसे मान लो अगर आपको किसी और सर्वर पे अपना डेटा सर्च करना है तो उसके लिए आपको FTP मीन्स अलग अलग सर्वर का अलग अलग एक यूनिक प्रोटोकॉल होता है। जैसे इसका है http.preamble.com में HTTP क्या है, एक पूर्व संधि है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पूर्व संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड वाइड वेब में किस प्रकार की सूचना होती है। किस प्रकार की सूचना होती है वर्ल्ड वाइड वेब में। www में पाठ, चित्र व ध्वनि की। जो वर्ल्ड वाइड वेब होती है वो सूचनाएं किस रूप में होती हैं। जो वर्ल्ड वाइड वेब में बहुत किस प्रकार की सूचनाएं होती हैं तो उसमें पाठ की भी, चित्र की भी और ध्वनि की भी। मीन्स आप उसमें कुछ पढ़ भी सकते हैं, बहुत सारे उसमें लेसन्स हैं, कुछ पढ़ भी सकते हैं, फ़ोटोज़ हैं और म्यूज़िक भी है। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो सबसे फेमस है, सबसे वायरल है और सबसे एक व्यावसायिक सेवा भी है। www हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स का एक इंटरलिंक कनेक्शन होता है। मीन्स आपका www जो है वो एक इंटरनेट कनेक्शन होता है कि आप वर्ल्ड वाइड वेब में जाकर किसी भी और साइट पर आप लोग जा सकते हैं। जो वेब डॉक्यूमेंट है वो किसके साथ लिंक किया जाता है, वो HTML के साथ लिंक किया जाता है। अगर आपको HTML की भी पूरी नॉलेज चाहिए तो मेरे पास HTML की पूरी नॉलेज है, आप लोग मुझसे वो भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो ये जो वेब डॉक्यूमेंट है वो HTML के साथ लिंकिंग व फॉर्मेटिंग के लिए मार्क किया जाता है। और अगर आप वेब सर्वर या वेब पेजेस डिलीवर करना चाहते हैं तो आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, इसके लिए आपको HTML का प्रयोग करना पड़ेगा। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो किसके साथ इंटरलिंक्ड होता है, वो HTML के टैग्स के साथ इंटरलिंक्ड होता है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी पाठ, चित्र व ध्वनि की। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्यतः www वेब पेज विकसित होते हैं, वो कहाँ विकसित होते हैं, वो आपको HTML में विकसित होते हैं। जो वर्ल्ड वाइड वेब है उसका जो संक्षिप्त रूप है वो है www। तो इंग्लैंड और ये जो जनक है वो किसको, टिम बर्नर्स लिए। कल ही आपको बताया था, वो आप मेरी कल ही वीडियो में देख लीजिए कि www वर्ल्ड वाइड वेब का विकास किसने किया था। तो इसका विकास किया था टिम बर्नर्स-ली। किसने किया था, टिम बर्नर्स-ली ने किया था वर्ल्ड वाइड वेब का विकास। www इंटरनेट पर उपलब्ध सर्वाधिक लोकप्रिय व उपयोगी सेवा है। अगर आप, यह क्या है www, यह एक हाइपर लिंक
मीन्स इसमें वर्ल्ड वाइड वेब WWW में बहुत सारे लिंक डले हुए होते हैं आपस में पेजेस को कनेक्ट करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा समूह होता है, एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है, और जिसे किसकी सहायता से, जिसे इंटरनेट पर वेब ब्राउज़र की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। WWW एक ऐसा तंत्र है जिसमें बहुत सारे वेब पेजेस को हम एक साथ जोड़ सकते हैं। किसके द्वारा? हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की सहायता से हम बहुत सारे सूचनाओं को, बहुत सारे डेटा को एक साथ जोड़े सकते हैं। जो WWW पे जो पेजेस होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं वेब पेजेस। तो वेब पेजेस को आपस में हम जोड़ सकते हैं। वेब पेजेस को किससे जोड़ सकते हैं? हाइपरलिंक से हम लोग जोड़ सकते हैं वेब पेजेस को। जो अगर आप WWW के पेज को जोड़ना चाहते हैं तो आपको हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप उनके वेब पेजेस को जोड़ना चाहते हैं तो आपको हाइपर लिंक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसका आंसर है HTML, ऑप्शन बी HTML। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंक्स दैट लीड टू अनदर वेब पेजेस आर कॉल्ड। अभी बताया था कि अगर आप वेब पेजेस को आपस में जोड़ना चाहते हैं तो आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? आपको प्रयोग करना पड़ेगा हाइपरलिंक का। हाइपरलिंक एक टेक्स्ट होता है जिसे किसने बनाया है? जिसे बनाया है HTML ने। हाइपरलिंक को किसने बनाया है? HTML ने बनाया है। हाइपरलिंक अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप एक वेब पेजेस पर दूसरे पेजेस पर लेके जाता है। हाइपरलिंक क्या होता है? अगर आप हाइपरलिंक पर क्लिक करते हैं तो आप किसी एक पेज से आप किसी दूसरे पेज पर जा सकते हैं। और ये और अगर आपको ये देखना है कि आपको कौन से पेज पर जाना है तो उसका निर्णय कौन करता है? उसका निर्णय करता है HTML कोड। HTML में बहुत सारे कोड्स होते हैं, जैसे मान लो ये कोड है, ये एक HTML का कोड है, एक बॉडी होता है। HTML के बहुत सारे कोड एंड टैग्स होते हैं जो ये निर्णय करते हैं कि आपको कौन से पेज पर जाना है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हाइपरलिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, a program that serves requested HTML files and pages is। ये तो इसका आंसर होगा आपका वेब पेजेस। वो कौन सा प्रोग्राम है जो HTML फाइलों और पृष्ठों को सर्व करता है? वह प्रोग्राम जो HTML फाइलों और पृष्ठों को सर्व करता है वो कौन सा है? वो आपका वेब पेजेस है। वेब पेजेस कैसे तैयार किए जाते हैं? वेब पेजेस HTML की सहायता से ही तैयार किए जाते हैं। वेब पेजेस किसकी सहायता से तैयार किए जाते हैं? HTML की सहायता से तैयार किए जाते हैं और हाइपरलिंक द्वारा एक दूसरे से जुड़े जाते हैं। तो आपको वेब पेजेस का समझ में आ गया। वेब पेजेस क्या होते हैं? वेब पेजेस क्या होते हैं? वेब पेजेस वो प्रोग्राम है जो HTML को और पृष्ठों को सर्व करता है, वेब पेज कहलाता है। और वेब पेजेस HTML की सहायता से बनाए जाते हैं और ये हाइपरलिंक द्वारा एक दूसरे से जोड़े जाते हैं। वह स्थान जहाँ वेब पेजेस और हाइपरलिंक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम वेबसाइट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वेबसाइट, जहाँ वेब पेजेस होते हैं और हाइपरलिंक भी होते हैं। और जो अगर आप कोई वेबसाइट खोलेंगे, इसमें एक और क्वेश्चन नया बन चुका है कि अगर आप कोई वेबसाइट खोलेंगे तो सबसे पहले जो सबसे पहले पेज ओपन होकर आएगा उसे क्या कहते हैं? उसे हम होम पेज कहते हैं। वेबसाइट खोलने पर जो सबसे पहला पेज आपके लिए ओपन होगा, जो आपके सामने आएगा, उसे क्या कहेंगे? उसे आप कहेंगे होम पेज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वेब पेज। HTML वेब पेज विकसित करने के लिए सर्वाधिक विस्तृत रूप से प्रयोग की जाने वाली मार्कअप भाषा है। HTML में कुछ मूलभूत टैग होते हैं, उनमें से कौन सा विकल्प है जो एक मूलभूत टैग नहीं है? वो है आपका होम। उसमें जो HTML में आपका एक हेडिंग टैग होता है जिसमें आप हेडिंग टाइप करते हैं, एक पैराग्राफ टैग होता है। हेडिंग टैग आपका ऐसे लिखा जाता है, पैराग्राफ टैग आपका ऐसे लिखा जाता है, लाइन ब्रेक आपका ऐसे लिखा जाता है। और पर इसमें होम टैग आपका HTML में कोई होम टैग नहीं होता। HTML में हेडिंग के कितने लेवल होते हैं? HTML में हेडिंग के 6 लेवल होते हैं, जबकि जो होम पेज है वो किसी वेबसाइट का एक स्टार्टअप पेज होता है, एक मुख्य पेज होता है होम पेज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होम। Which of the following is used to produce interactive data driven with web applications over the internet? इंटरनेट पर परस्पर क्रिया डेटा उन्मुख वेब अनुप्रयोग उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका ASP। अब ये ASP क्या है? ASP है आपका एक्टिव
सर्वर पेज। क्या है? एक्टिव सर्वर पेज। एक्टिव सर्वर पेज क्या है? एक्टिव सर्वर पेज जो है, जो आप अगर वेब पेज बना रहे हैं तो एक डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है। मीन्स ये आपका वेब पेजेस को डेवलप करने में मदद करती है। यह कंप्यूटर कोड को इंटरनेट द्वारा एग्जीक्यूट करने के लिए, यह क्या करती है? यह कंप्यूटर कोड को इंटरनेट सर्वर द्वारा एग्जीक्यूट करने के लिए इनेबल करता है। इस ASP का प्रयोग हम क्यों करते हैं? ASP का प्रयोग हम करते हैं अगर आप इंटरनेट पर आपस में कोई डेटा, कोई क्रिया या फिर कोई अनुप्रयोग उत्पन्न करने के लिए करते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं? ASP का प्रयोग करते हैं। ASP को हम एक और नाम से जाना जाता है। ASP को हम एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर भी होता है। एप्लीकेशन, इसके दो नाम हो गए, एक नाम हो गया आपका एक्टिव सर्वर पेज और एक नाम हो गया आपका एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ASP। अगर आप इंटरनेट पर किसी डेटा को या किसी क्रिया को आपस में अनुप्रयोग उत्पन्न करना चाहते हैं, तो आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? ASP का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा एंट्री ऑन अ वेब पेज कैन बी डन बाय यूजिंग। अगर आप किसी वेब पेज पर डेटा एंट्री का करना चाहते हैं, तो आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? आपको प्रयोग करना फॉर्म्स का। एक डेटा एंट्री वेबसाइट, जिसे एक फॉर्म वेबसाइट भी कहा जाता है, वेब पर एक पेज होता है। वेब पर एक पेज होता है जो उपयोगकर्ता को कुछ प्रकार की जानकारी प्रोसेस करने की अनुमति देता है। अगर आप वेब पेज पर कुछ डेटा एंट्री करना चाहते हैं, तो आपको फॉर्म्स का प्रयोग करना पड़ेगा। आप किसकी मदद से डेटा एंट्री कर सकते हैं? फॉर्म्स की मदद से। और फॉर्म्स भी आप किसकी मदद से बना सकते हैं? HTML की मदद से आप फॉर्म्स बना सकते हैं। मैं HTML का आपको पूरा पढ़ा दूंगी अगर आप मुझसे कहेंगे तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, फॉर्म्स। वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो विशिष्ट कीबोर्ड के लिए www पर वेबसाइट्स की खोज करता है और परिणामों की सूचना प्रदान करता है? वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? वो है आपका सर्च इंजन। सर्च इंजन एक बेस टूल है जिसके द्वारा हम वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी भी व्यक्ति, वस्तु इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन एक वेब पेज टूल है। क्या है? एक वेब बेस टूल है जिसके द्वारा हम किसी भी व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी की वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। किसकी सहायता से? सर्च इंजन की सहायता से। और सर्च इंजन कौन कौन से हैं? एक है आपका Amazon है, एक गूगल है। गूगल इस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, और याहू। या आपके तीन उदाहरण हो गए, 3 एग्जाम्पल्स हो गए सर्च इंजन के, Amazon, गूगल और याहू। तो इसका आंसर होगा आपका सर्च इंजन, ऑप्शन डी, सर्च इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट का पर्याय क्या है? इंटरनेट का पर्याय क्या है? इंटरनेट का आपका पर्याय है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब को इंटरनेट का पर्याय भी कहा जाता है। इंटरनेट का पर्याय क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। यह इंटरनेट पर सबसे लोकप्रिय सेवा है। अभी आपको बताया था, जो इस टाइम सबसे वायरल है, सबसे फेमस है, वो क्या है? वो आपका वर्ल्ड वाइड वेब है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, मैंने अभी आपको बताया था कि आपको विभिन्न कंप्यूटरों में एकत्रित सूचनाओं को, आपको बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, उसमें आप सूचना को एकत्रित करना चाहते हैं, तो आपको किसकी मदद करनी पड़ेगी? आपको करनी पड़ेगी हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की सहायता से। आप उन सूचना को एक साथ जोड़ सकते हैं। आपका वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? आपका वर्ल्ड वाइड वेब सूचनाओं को आदान प्रदान करने में आपको आसानी प्रदान करता है, और इंटरनेट को सूचना राजमार्ग में परिवर्तित कर दिया है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब को व्यवस्थित तरीके से ब्राउज़ करने और उन्हें स्थानीय भंडार में अनुक्रमित करने के लिए लगभग हर खोज इंजन एक प्रोग्राम में स्वचालित स्क्रिप्ट का प्रयोग करता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं क्रॉलर। क्रॉलर क्या है? क्रॉलर वेब क्रॉलर वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी खोलने के लिए एक सर्च इंजन है।
मतलब कुल मिला के क्रॉलर एक सर्च इंजन है। क्या है आपका क्रॉलर? एक सर्च इंजन है। वेब क्रॉलर जो वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी खोलने के लिए सर्च इंजन है। ये एक डॉक्यूमेंट में सभी शब्दों को अनुक्रमित करता है और एक डेटाबेस में जोड़ता है और फिर सभी हाइपरलिंक और इंडेक्स का अनुसरण करके उस जानकारी को डेटाबेस के माध्यम से यूज़र तक पहुंचाता है। तो आपका क्रॉलर कौन है? क्रॉलर एक सर्च इंजन है जो एक इंजन है जो आपके डॉक्यूमेंट्स में सभी शब्दों को एक साथ जोड़ता है और उसे डेटाबेस में जोड़ता है। सभी इकट्ठा करता है सभी शब्दों को और उन्हें डेटाबेस में जोड़ता है और फिर उन्हें हाइपरलिंक के द्वारा या इंडेक्स के द्वारा किस तक पहुंचाता है? यूज़र तक पहुंचाता है आपका क्रॉलर। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्रॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज दिखाई पड़ता है, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आप कोई वेबसाइट खोलेंगे, कोई वेबसाइट एक्सेस करेंगे तो जो सबसे पहला पेज आपको दिखाई देगा वो कौन सा होगा? वो होगा आपका होम पेज। कौन सा? होम पेज। कोई भी वेबसाइट आप एक्सेस करेंगे तो सबसे पहले जो आपको पेज दिखाई पड़ेगा उसे हम कहते हैं होम पेज। यह किसी भी वेबसाइट का सबसे पहला पेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, FTP का पूरा नाम क्या है? FTP का मैंने आपको पहले भी वीडियोस में मैं FTP की पूरी जानकारी दे चुकी हूँ, आप वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा, पर मैं यहाँ पे कुछ आपको जानकारी देने वाली हूँ। तो FTP का पूरा नाम क्या है? FTP का पूरा नाम है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगर आप इंटरनेट पर दो कंप्यूटर के बीच किसी फाइल को आपस में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपको कौन करेगा? आपको वो मदद करेगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके प्रयोग से हम अगर आप वेबसाइट पर कोई फ़ाइल अपलोड करना चाहते हैं तो आप फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की मदद से कर सकते हैं। अगर आप फाइल को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं किसी दो कंप्यूटर के बीच में तो आपको किसकी मदद करनी पड़ेगी? आपको फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की मदद करनी पड़ेगी। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एक वो प्रोटोकॉल है जो कंप्यूटर में किसी दो फाइलों को आपस में ट्रांसफ़र करता है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल्स कैन बी सेफली ट्रांसफ़र यूजिंग इंटरनेट थ्रू। अभी आपको बताया था कि आपको फाइल आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। FTP एक स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसकी मदद से आप दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच कंप्यूटर फाइल को क्लाइंट और सर्वर को ट्रांसफ़र करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। किसकी मदद से? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की मदद से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, FTP। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग एन इश्यू इज कॉल्ड। जब किसी समस्या को सुलझाने की कोई व्यवस्थित प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग क्या होती है? अगर आप किसी समस्या को सुलझाने की जो व्यवस्थित प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं ट्रबल शूटिंग या समस्या निवारण। ट्रबल शूटिंग आपको किसी भी लैपटॉप में, किसी भी सिस्टम में आपको जो आपकी कोई समस्या होगी जो सुलझ नहीं रही होगी तो आपको वो उसमें अपडेटेड मिल जाएगी किसी भी लैपटॉप में या किसी भी कंप्यूटर में। अगर किसी प्रोग्राम को यूज़र द्वारा उपयोग करने की बात को दी गई, किसी प्रोग्राम को यूज़र द्वारा उपयोग करने के बाद दी गई प्रक्रिया को फीडबैक कहते हैं। अगर यूज़र ने कोई प्रोग्राम उसने अपलोड किया है या फिर उसने कोई प्रोग्राम रन किया है तो अगर वो कोई प्रतिक्रिया देता है उसके बारे में तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे फीडबैक। और अगर किसी प्रोग्राम को किसी यूज़र ने अपडेट किया है तो उसे हम किसी नए फीचर्स के साथ जोड़ा है। अगर किसी यूज़र ने किसी प्रोग्राम को किसी नए फीचर्स के साथ जोड़ा है तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम प्रोग्राम अपडेट करना कहेंगे। अगर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम द्वारा कंप्यूटर प्रोग्राम में उसके समर्थन डेटा को अपडेट करना क्या कहलाता है? और वो कहलाता है पैचिंग। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ट्रबल शूटिंग। अगर आप किसी सिस्टमैटिक प्रोसेस कर रहे हैं, किसी समस्या को सुलझाने के लिए किसी सिस्टमैटिक प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे ट्रबल शूटिंग। ये आपके कंप्यूटर और लैपटॉप में अक्सर ही अपडेटेड आया हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शासन के लिए कंप्यूटर के प्रयोग को क्या कहा जाता है?
अगर आप सरकारी कार्यालय के लिए अगर आप किसी सरकारी काम के लिए आप कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं तो आप इसे कहेंगे ई गवर्नेंस। शासन के लिए कंप्यूटर के प्रयोग को ई गवर्नेंस कहा जाता है। ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? ई गवर्नेंस का मतलब होता है सभी सरकारी कामकाजों को ऑनलाइन के जरिए, क्योंकि आजकल जो सभी सरकारी काम जो आपके गवर्नमेंट काम हो रहे हैं वो आपके ऑनलाइन द्वारा हो रहे हैं। तो सभी प्रकार के सरकारी कामकाजों को ऑनलाइन के ज़रिए जनता तक पहुंचाना क्या कहा जाता है? ई गवर्नेंस कहा जाता है। अगर मान लो आपको किसी अभी कोरोना चला था तो आपको जो लिस्ट अपडेट होती थी, मान लो पेशेंट्स की या अगर किसी की मृत्यु हो गई है, जो जनता को जो भी लिस्ट अपडेट होती थी वो ऑनलाइन होती थी। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे ई गवर्नेंस। इससे क्या होता है? इससे सरकार का समय बचता है, इससे जो जनता है उसका समय बचता है, सरकार का भी समय बचता है और उन्हें सरकार के चक्कर नहीं काटने पड़ते। मान लो आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है या कुछ भी बनवाना है तो उसे क्या कहेंगे? आप उसे कहेंगे ई गवर्नेंस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ई गवर्नेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई व्यापार का क्या अर्थ है? ई कॉमर्स का क्या अर्थ है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वो है, मान लो आजकल जो ई कॉमर्स का क्या अर्थ है? ई कॉमर्स का, तो इसका आंसर होगा आपका इंटरनेट पर व्यापार। इंटरनेट पर व्यापार का क्या अर्थ है? मान लो आपने ये बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। OLX एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें आप अपना सामान, अपना घर का सामान आप बेच सकते हैं, आप पैसे कमा सकते हैं। तो ई कॉमर्स वो है जिसमें आप घर बैठे बैठे कोई व्यापार कर सकते हैं, कोई कारोबार कर सकते हैं, अपनी वस्तुओं या अपनी सेवाओं को ऑनलाइन द्वारा खरीद और बेच सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इंटरनेट पर व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन, IRCTC क्या है? IRCTC एक रेलवे सर्विस प्रोवाइडर है। क्या है? रेलवे सर्विस प्रोवाइडर है। भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन विभाग भारतीय रेलवे की सहायक कंपनी है। IRCTC कौन है? IRCTC एक वो है जो भारतीय रेलवे की सहायक कंपनी है, भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन विभाग की, जो भारतीय रेलवे के खानपान, पर्यटन, ऑनलाइन टिकट को संभालती है। IRCTC कौन है? जो भारतीय रेलवे के खानपान को संभालती है। मीन्स वहाँ पर जो आपका प्लेटफॉर्म होगा, आपने फूड्स काउंटर्स देखे होंगे, उसका पर्यटन, जो टूरिस्ट आ रहे हैं और जो ऑनलाइन टिकट संचालन को संभालती है। कौन? IRCTC। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, रेलवे सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कॉमर्स में निम्नलिखित संख्या में अवयवों की आवश्यकता कितनी होती है? तो आपका इसका आंसर होगा 7। जो ई कॉमर्स है उसके कुछ 7 अवयव होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सप्लायर और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, गोदाम का संचालन, भेजना और रिटर्न, ग्राहक संबंध, ई कॉमर्स कैटलॉग और उत्पादन डिस्प्ले, विपणन और वफादारी कार्यक्रम, और क्या होता है? शोरूम और ऑफलाइन खरीदारी। तो इसके ई कॉमर्स के आपके 7 अवयव होते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको टेलीग्राम पे या अपने कमेंट बॉक्स में या अपनी दूसरे वीडियो में ये 7 अवयव आपको बता दूंगी कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अभी के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरे क्वेश्चंस, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये क्वेश्चंस हेल्पफुल हो आपके एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आपसे मैं फिर मिलती हूँ एक नए मॉक टेस्ट के साथ, एक नई MCQs की सीरीज़ के साथ। जब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को पढ़िए। अगर कुछ नहीं समझ में आए तो आप मुझसे मेरे कमेंट बॉक्स पर या मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, आप उसको वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिए। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आप कुछ भी पूछ सकते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। कंप्यूटर से क्या, आप कंप्यूटर से, हिंदी से या GK से, आप इससे रिलेटेड कुछ भी मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि जितने लोग मुझसे जुड़ेंगे उतने ही लोगों को फ़ायदा होगा। तो आप अपने साथ और लोगों को भी लाइए और उन्हें बताइए कि यहाँ पर हर दिन एक मॉक टेस्ट की सीरीज़
रह जाती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी मेरे साथ जोड़िए। तो आज के लिए बस, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।